जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा जी, पेज 168 पे थे हम। क्वेश्चन 72 हो गया है, 73 काट दिया है, 74 को फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन दोनों पास पेपर्स को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। इतना सही काम है, बाकी तो आपके सामने ही है। कुछ एक MCQs हैं, इनमें से कोई एक सवाल मेरा दिल है अभी करवाऊँ, जो अच्छा लगेगा। अभी देखता हूँ, कल नहीं देख सका कौन सा वाला करना है। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। तो अब हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह IS 16 के दोनों पास पेपर करने के बाद, और फिर मेरे ख्याल में वो मैक्सिमम आधे पौने घंटे की क्लास चाहिए होगी, 1 घंटा प्रोविजन बना लेंगे। तो इसको इंशाल्लाह घंटे डेढ़ में कर लेते हैं, तो 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम, ये मैं खुला डुला बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना, लेकिन चलो 74 करते हैं जी। 74 में जी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से नहीं करवाया था। वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन रहा हुआ है ना, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो रहा हुआ है। शॉर्ट वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत पड़ी नहीं, और ना ही बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ पक्की होगी बस कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये करना, वो अलग ही रहने दो जी। 168 पे आए। अ प्लांट वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 14 फॉर 500 मिलियन। जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। ये फनकारी मैंने थोड़ी सी लगा ली, एंट्री सिर्फ 1 साल की मांगी है, लेकिन यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 और फिर 30 जून 16 पर आकर एसेट एक बार रीवैल्यू हो रहा है, फिर उसके बाद 17 गुजरेगा और फिर 18 के स्टार्ट में फिर रीवैल्यू हो रहा है। तो फिर ये 18 का स्टार्ट, ये 19 का स्टार्ट जो है, यकम जुलाई 18 जो है, ठीक है, इस दिन खड़े होकर ये एसेट जो है वो रीवैल्यू आखिरी बार होगा, और इस दिन की एंट्रीज पूरी करनी है, ठीक है। गुजारा तो नहीं हुआ यार, लेकिन चलो, नहीं गुजारा हुआ, बड़ा है ये। अच्छा, तो चलें, बहरहाल अभी तो मैं क्लास में तो गुजारा करता हूँ। ओके, अच्छा, अब मसला ये है कि वर्किंग सारी करनी पड़नी है, ठीक है। एंट्रीज एक भी साल की हो, और जंपिंग भी नहीं हो सकती, जंपिंग भी। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है, इट हैज़ रिमेनिंग इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 million, एंड इनिशियली इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट दिस प्लांट एट 54% ऑन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो आप जंप नहीं लगा सकते, आपको बहरहाल हर साल की वर्किंग करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। फिर कितने का एसिड खरीदा? 500 का। ये मैंने वर्किंग भी की थी कैमरा मैन के आने से पहले, इतनी तो वर्किंग की इजाज़त है ना। हाँ चलो जी, अब डेप्रीशिएट करना है 500 को, लेकिन अच्छा पहला रेट गिवन है, अल्हम्दुलिल्लाह पहला रेट गिवन है, 54% है। वैसे बाय द वे मुझे लगता है ये सवाल जब मैंने बनाया था तो चेक करके ही रेट बनाया होगा, वैसे ही चेक कर लेते हैं, वैसे बाय द वे चेक कर लेते हैं। 1 माइनस nth रूट, n में क्या रखोगे? 8 है ना लाइफ, और s 1 मिलियन है, ओनली 1 जी, 8 लाइफ है, nth रूट s ओवर c, c कॉस्ट कितनी है जी? 500। इसको करो 100 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है? तकरीबन 54% ही है ना, बस ठीक है। यानी कि मैंने उस वक्त सवाल सही करके बनाया था, पुरानी बात है असल में जब बनाया था। खैर चले, पहला रेट गिवन था, चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, अगर सवाल में गिवन हो तो चलने देना है, ठीक है। तो 54% जी, जल्दी जल्दी करो, सिंपल सा काम है। 270, बुक वैल्यू 230 आ गई, डेप्रिसिएशन अब 230 पर लगेगी, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, बस सवाल में यही चेंज आया बस, और तो कुछ नहीं है। 230 जी, 124 ही करो यार, 0.2 छोड़ो, 10। अब क्या हुआ, 30 जून 16 आया, और ये पिछले साल का आखिरी दिन है, और यकम जुलाई 17 अगले साल का पहला दिन है, और इस दिन एसिड क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो रीवैल्यू हो रहा है तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी आ रही है जी सवाल में? 90। लॉस आ गया पहली बारी, ओहो, ये भी तो होता है कभी कभी, ठीक है। तो कितना जी? 16 का लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस। अब ये लॉस है, पहले कोई सरप्लस नहीं पड़ा है, तो सीधा बारों बार ये लॉस चला जाएगा, और ये इधर आ,
अब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो रीवैल्यूड अमाउंट ने डेप्सिट होना है और रेट लाजमी होता है और रेट गिवन नहीं है। अब आपको रेट निकालना पड़ेगा। अब रेट निकालना है तो यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग करते हैं हम, वर्किंग 1। वह तो ये भी वर्किंग ही थी, ये वर्किंग 1 ये थी, वर्किंग 2 अब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वर्किंग 2 रेट निकाल रहे हैं जी, रेट। अब असूल वही है, किस दिन रीवैल्यू हुआ है, 1 जुलाई 16 पे, उस दिन खड़े होकर पहले रिमेनिंग लाइफ निकालो। जैसे चेंज इन एस्टीमेट में नहीं मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था, बिल्कुल ऐसे ही रीवैल्यूएशन भी तो एक तरह से चेंज इन एस्टीमेट की तरह से ऑपरेट करता है। तो 1 जुलाई 14 को एक एसेट खरीदा था, तो 1 जुलाई 15 और 1 जुलाई 16 कितने साल्स गुजर गए, कितने साल्स रिमेनिंग हैं, 8 असल थे ना, 2 गए तो रिमेनिंग। अब स्ट्रेट लाइन में सिर्फ आप डिवाइड बाय 6 कर देते थे, यहाँ पे आपको रेट निकालने के लिए ये 6 यूज़ करना पड़ेगा। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता अगर सवाल ना कहे तो, सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो इसलिए रेजिडुअल वैल्यू अभी भी कितनी है, 1। और कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट लेकर आगे चलते हैं, तो रीवैल्यूड अमाउंट इस फॉर्मूला में ले लो, कितनी है, 90। आंसर बताओ, 1 माइनस nth रूट होता है, ठहर जाओ एक मिनट पूरा करने दो फॉर्मूला जी। 1 माइनस nth रूट S/C जी, 52.76 आ गया, ठीक है जी। ये 52.76 पकड़ लो आप। आंसर बताओ, 40 बुक वैल्यू, डेप्रीसिएशन 43 पर 52.76, 76 था 67 था, अच्छा जी 23 बच गया, और फिर एसिड दोबारा रीवैल्यू हो रहा है। तो भाई समझ आ गई बात की, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी सवाल की रिक्वायर्ड एंट्रीज पे नहीं पहुंचे ना, करनी एंट्रीज तो दबानी है, लेकिन चलो थोड़ी प्रैक्टिस और होने दो। तो 1 जुलाई 18 को एसिड फिर रीवैल्यू हो गया, अब रीवैल्यू होकर 50 पे चला गया, अब सरप्लस आ गया 30 रुपये का। अब जब सरप्लस आया तो पहले कुछ लॉस पड़ा, तो ओहो इसका तो कुछ किया ही नहीं आपने, आई एम सॉरी। आप यूं कर लो ना, आप बस यूं लिख लो, एट द रेट ऑफ, इस पे भी लगाया इस पे भी लगाओ, 16। भाई क्या कर रहा हूँ इधर देख लो, 47 90 पड़ा था, 90 पे आपने लगाया 52.76%, और साथ ही आपने, मैं भी नाल ही जाना है को लेके ही नहीं गया आप, 16 इंटू, तो अब जगह तंग है, समझ आ गई आपको, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है, डेप्शन एट द रेट ऑफ कर दो 52.76, दोनों पे डेप्शन लगेगी। तो 90 पे आपने लगाया रेट और 16 पे भी लगाओ रेट, 8 पॉजिटिव, तो नेगेटिव 8 बच गया। अगले साल फिर आपने ऐसे ही करना है कि आपने रेट यूज़ करना है 52.76, पर्चे में भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, बार बार वो लिखने की बजाय जब पता लग गया ना, तो बस आप जैसे स्ट्रेट लाइन बताता तो यहाँ पर आप यूँ लिख सकते हैं, ओवर 6 ईयर, ओवर 5 ईयर्स, इस तरह करके लिख लें और आगे दोबारा से वर्किंग ना करें, कैलकुलेटर पे करते जाए, ठीक है जी। और बाकी बच गया 4। अब ये सरप्लस आया, इसने जाके पहले इसको ख़त्म कर दिया, और बाकी का 26 जो है वो सरप्लस में आ रहा है। अभी चलना है आगे। अब जनाब इस साल की डेप्शन लेनी है, तो इस 50 को और 26 को डेप्रीशिएट करना है, रेट दोबारा चाहिए, तो वर्किंग 3 होगी, रेट निकलेगा 1 माइनस nth रूट, अब यहाँ पर खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकलेगी, सॉरी डेट इधर, रीवैल्यूड अमाउंट जिस दिन, ठीक है। तो 1 जुलाई ओरिजिनल लाइफ में कोई चेंज नहीं बताया तो नहीं है, तो 1 जुलाई 14 से 1 जुलाई 15, 16, 17, 18, 4 साल गुजर गए, 8 में से 4 गए, बाकी 4, ये 1 नहीं है अभी तक। अब ये क्या बन गया, 50 है ना, 50 रीवैल्यूड, तो कॉस्ट की जगह क्या ले रहे हैं हम, रीवैल्यू। आंसर तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी एट द रेट ऑफ 62.39%, वर्किंग का रेफरेंस दे देना जी। 50 पे लगाओ 31, 26 पे 16, बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एंट्री सिर्फ चाहिए हमें इस साल, तो एंट्री नंबर 1 नज़र नहीं आएगी, वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट। यही तो तरीका सिखाया था आपको कि सारी एंट्रीज नहीं भी होती, वर्किंग से सीखो।
तो ये एसिड इस दिन रीवैल्यू हो रहा है, इससे ऊपर नज़र दौड़ाकर देखो, इस दिन रीवैल्यू हुआ था। अगर इस दिन रीवैल्यू होता तो इस दिन तक की डिडक्शन एलिमिनेट होकर नील हो गई थी। तो इन दो डेट्स के दरमियान की डेप्रिसिएशन अब पड़ी होगी आपके पास, और वो है ये कितनी है, 47 + 23। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट कितने से जी, अभी मिट गया, 1 जुलाई 2018 पर बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट 47 + 23। आज वो चक्कर भी नहीं है कि ऐसे ज़बानी ऐड कर लें, अलग अलग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस है जी 70। उसके बाद अब एसिड को रीवैल्यू, अब एंट्रीज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो पहली एंट्री आपको नजर आएगी ये, एसिड बढ़ गया, बोलो सरप्लस इन ओसीआई और पीएनएल, एसिड डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट। याद आ रहा है कुछ? नहीं भी आएगा तो अभी आगे याद आना ही है, ये करना है काम 2 सवालों में। तो 1 जुलाई 2018 पर एसिड डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट जी, क्या क्या अमाउंट है, 30, 26 और 4, 30, 26, 4, ये बैलेंसिंग निकाला होता है हमने, ऐसे ही है। उसके बाद जनाब डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री ग्रीन लाइन लगाते होते थे। तो डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 31, और ये सरप्लस डेबिट, अब ये सरप्लस ओसीआई में नहीं, ठीक है ना, तो ये सरप्लस के साथ ओसीआई नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज कर लेते हैं जी, ये सिर्फ मांगी गई थी। इस सवाल में और सीखने वाली बात कोई नहीं थी सिवाय इसके के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है, तो रेट निकालना पड़ता है और वो कैसे निकालते हैं वो देखना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, ये I16 पढ़ा था हमें, याद है कितनी डेप्रिसिएशन? सर यहाँ से जाके देख लेना, सर यहाँ से जाके देख लें। दूसरी 30 जून 2019 पर जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब इसके साथ इन ओसीआई नहीं लिखना, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 16 से लें जी। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा, दस्तगीर लिमिटेड और हड़प्पा लिमिटेड, ये 2 सवाल हमने करने हैं। तो पास पेपर 12 तरतीब से ही चलते हैं, पहले इसमें है पेज 223, दोनों सवाल एक ही सफ़े में है, आपके इंतज़ार में। कब से 100 से ऊपर लेक्चर हो गए या आपके इंतज़ार में, आपने इनको लिफ्ट नहीं कराई। दस्तगीर लिमिटेड एक टेस्ट में दिया था और उसके अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बदल दी थी, क्योंकि उस वक्त तक आपने ओसीआई नहीं पढ़ा था। आज हम उसको फुल फ्लैज करेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या मांगा, हम तो बस अपनी ही करेंगे, अपनी मारेंगे। हाँ नहीं रहा, लो जी नहीं आया, लो जी अभी भी नहीं आया, लो जी अभी भी नहीं आया, और आ गया पेज 222 के बाद अगले सफ़े के ऊपर रिक्वायरमेंट पढ़ो। ओके, आई एम सॉरी, आपको पहले हड़प्पा करना पड़ेगा, उसकी वजह बोर्ड पे दोनों करवाने हैं और बोर्ड पे तो मैं पहले पीपी का फॉर्मेट बना बैठा हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा, ये चार्जर सुबह से लगा हुआ है, पता है, इधर सुबह से लगा हुआ है, लेकिन इधर नहीं लगा हुआ। ये शुक्र है तुमने वो काम कर दिया था आज से कुछ देर 2 महीने पहले, बंद नहीं ना हो, वरना बार बार बंद हो जाता था, है ना। मिलते सेशन तो बाद ही टाइम लगता है हजे कमा का जी। बेटा तो हड़प्पा पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले हड़प्पा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, अगले 45 मिनट्स तक हम ये सवाल करेंगे, अगर हो गया तो। जल्दी तो क्या ही बात है, इतना तो लग ही जाएगा टाइम, क्विकली करना है, चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, क्विकली। रिक्वायरमेंट पढ़ें जी, रिक्वायरमेंट। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन HLs। ये ज़्यादा बड़ा सवाल है, वो छोटा सवाल था, क्या नाम उसका, दस्तगीर वाला। खैर चले, तो PPE का नोट बनाना है, बड़ी मुद्दत हुई PPE का नोट नहीं बना था, मैं क्या चलो जा रहे हो तो फिर PPE का नोट भी बना लो।
मुझे लगता है पीपी का नोट आएगा या एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, ये दोनों सवाल के अंदर उसकी रिवीजन है। इन दोनों में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक प्लस इसके साथ एक दो टॉपिक तो आपको पता है मिक्स कर ही देता है। IS 40 फेवरेट है उसका, वो मिक्स करता है। IS 2023 भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यहाँ से पीपी का नोट या एक्सट्रैक्ट्स मांग लेगा। 36 का सवाल शायद अलग से मांग ले, जो सवाल आपको करवाए हुए हैं वो कर लीजिएगा, लास्ट टाइम आया नहीं। अब कैश फ्लो का आपको बताया हुआ डायरेक्ट मेथड एक्सपेक्टेशन है, सारी बातें एक्सपेक्टेशन की बेस पर ही हो रही होती हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल नोट बनाते हैं जी। अच्छा, नोट अब किस साल का बनाना है जी? वो कह रहा है कंपैरेटिव भी नहीं चाहिए और टोटल भी नहीं चाहिए, ठीक है। 20 नंबर का सवाल है और 2020 30 जून 2020 का नोट बनाना है। अब सवाल को पहले पढ़ेंगे फिर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू PPE ऑफ HIL फॉर द ईयर 30 जून 2020। हमें किस साल का नोट कह रहा है बनाओ? 30 जून 20 का। और डिटेल गिवन है बैलेंस 30 जून 19 का। ये क्या है? ओपनिंग, रेडीली अवेलेबल ओपनिंग, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल है, 4 चीज़ें हैं। इनकी डेप्रीसिएशन हैं और शायद प्रीवियसली कुछ रीवैल्यूएशन भी हुई थी जिसका ऐसा सवाल 2-3 सवाल ऐसे हम कर चुके हैं वैसे, ठीक है। डेफिनेशन मेथड गिवन है और लाइफ्स वगैरह गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 कॉलम बनेंगे, कोई और आगे इस डेटा में नज़र ना आया कोई नया एसेट तो फिर बस 4 ही हैं, फिर मैं फॉर्मेट की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। पॉइंट 1 में कहता है 30 जून 20 पर अच्छा ये एक स्टार लगा हुआ था, ये स्टार असल में अगले सफ़े पे आ गया था, ये स्टार है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया इसको, स्टार ही है ये, ठीक है। प्रीवियसली सरप्लस आ रहा है बिल्डिंग का, लैंड के आगे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि उसने ऊपर हेडिंग दे दी थी ना रीवैल्यूएशन सरप्लस, हालांकि कर सकता था यहीं पर सरप्लस / लॉस नेगेटिव कर देता ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने नीचे जाकर लिखा एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैज़ बीन चार्ज टू PNL अपॉन रिवैल्यूएशन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। यानी कि अगर लैंड की बात करें कितना 12,000, तो 12,000 अगर यहाँ पर लिखता ना तो ऐसे लिखा होना चाहिए था सरप्लस / लॉस, तो नीचे वाला स्टार की ज़रूरत ही ना पड़ती, ठीक है, सही है ना। तो इसका सरप्लस है प्रीवियस रिवैल्यूएशन पे, इसका लॉस है। अच्छा, फ़र्क दोनों में होगा, पता नहीं कितने साल पहले रिवैल्यूएशन हुई थी ये, तो लैंड वाला सरप्लस लॉस तो आज भी 12 पे ही पड़ा होगा क्योंकि लैंड ने डेफिसिट होना नहीं होता तो ये सरप्लस भी ट्रांसफ़र नहीं होता, या PNL वाला है तो ये भी प्लस वाले साइन से कम नहीं होगा। लेकिन ये जालिम जो है आपको पता है अगर रिवैल्यूएशन पुरानी जो है वो पहले से हुई और ये पहले से हुई है, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। अगर ये 30 जून 19 पर रिवैल्यूएशन हुई होती तो यहाँ पर 0 होता बैलेंस। समझ आ रही है सारी बातें? चलें, अच्छा जी, 4 एसेट्स हैं। ऑन 30 जून दोबारा से रिवैल्यूएशन हुई है लैंड और बिल्डिंग की, प्रीवियस रिवैल्यूएशन मौजूद थी, नई रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है। पॉइंट 1 के अंदर लैंड और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन आ जाएगी। पॉइंट 2 हो गया 3, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड, प्लांट के अंदर ही एक नया प्लांट आ रहा है जिसके अंदर IS 23 मिक्स हो गए। ये पेमेंट्स हैं, पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट तो जाहिर सी बात है मौका आएगा तो, ठीक है। और एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी यानी जनरल लोन से आपके इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया है और गवर्नमेंट ग्रांट भी इससे रिलेटेड आई है, लेकिन वो ग्रांट जो है वो यूज़ करके यही रनिंग फाइनेंस का बैलेंस पे कर दिया है। एक तरह से जितना जिस वक्त ग्रांट आई होगी तो ये 20 मिलियन जो है ये पे हो गया होगा, तो उतना इंटरेस्ट कम हो गया होगा ना, तो ये एक तरह से इंटरेस्ट सेविंग दे जाएगा। जनरल लोन पे इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं होती, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट आई है जिस ग्रांट से हमने रनिंग फाइनेंस क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस हुआ खड़ा था तो ये 20 मिलियन उधर डाल के पॉजिटिव, अब जितने पैसे कम हुए उतना इंटरेस्ट बच गया, तो जो इंटरेस्ट बच गया उतने अरसे के लिए, जितने अरसे के लिए इसका इंटरेस्ट ऐड होना था उतने अरसे में से इस 20 मिलियन के हिसाब से सेविंग आप माइनस कर दें करते हैं। वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर, अब व्हीकल भी है ऑलरेडी, उसमें इंजन फेल हो गया और उसको हमने स्क्रैप के तौर पे बेच दिया, और व्हीकल जो एक्वायर किया था वो 2.5 का था, 40% उसकी कॉस्ट जो है वो इंजन है। अब ये कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट वाला मामला आ गया कि आपने व्हीकल की कॉस्ट में से इंजन की कॉस्ट अलग निकाल लेनी है, और फिर सिंपल सी बात है उसका डिस्पोजल है, ठीक है। दो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वॉज अवेलेबल, 12 लाख का मिल जाता, लेकिन हमने ओल्ड को रिप्लेस किया है हायर कैपेसिटी वाला, हमने बड़ा इंजन लगा दिया, ठीक है। CD70 का इंजन खराब हुआ आपका, आपने 125 का रखवा लिया, ठीक है, रखवा लिया तो क्या। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज नॉट एक्सचेंज, दिस इज रिप्लेस, वेरी सिंपल, पुराने पार्ट को रिप्लेस करो,
रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट पढ़ाया था आपको, सब्सिक्वेंट एक्सपेंड। पुराने पार्ट को रिप्लेस कर दो भाई, बातें करने आए हो स्पेशल सुबह सुबह, पुराने दोनों बैठे भी इकट्ठे ही हो। तुम ऐसा करो उस साइड पे बैठ जाओ उधर, मैं बंद कराता हूँ एसी बंद कर दो यार, सीट चेंज कर लो जरा, इस तरफ बैठो ना जरा, ऐसे दूर पांडे ना सिटो जी। अच्छा जी, ये सिंपल रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट, ओके, रिप्लेस, पुराने को डिस्पोज, नए को ऐड, सिंपल। HIL कॉस्ट मॉडल यूज करता है PPE के लिए, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, मेहरबानी। HIL अकाउंट फॉर करता है रिवर्जन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, एंड ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेंडर। और HIL डिडक्ट करता है ग्रांट इन अराइविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे हम भी, ठीक है, डिडक्शन करते हैं। अच्छा, असल में ना ग्रांट रिसीव हुई तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट किया। अब वो जो कैश आया था वो यूज करके आपने लोन रीपे कर दिया, लेकिन ग्रांट तो, डेफर्ड ग्रांट तो क्रेडिट में पड़ी हुई है ना। अब उसको क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाए, उन्होंने कहा नहीं, इसको एसेट की कैरिंग अमाउंट में से नेट करके रिड्यूस डेप्रिसिएशन करें। तो ये तकरीबन 2 टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं, तीन IAS 16, 23 और 20। इसीलिए मैंने उनके सवाल अलग से नहीं निकाले ना, नॉर्मली आते हैं, जो थे वो पहले ही करा दिए हुए हैं आपको। और जो दस्तगील वाला सवाल है, इसको ज़रा नज़र मारें। वैसे ही बाय द वे, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट अच्छे तरीके से आ रहा है और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है, और IAS 16 तो है ही। तो ये दोनों सवालों के अंदर बेसिकली मैंने इस पंजे को ही रिवाइज करना था, ठीक है। पंजे में से चलो 36 नहीं आया ज़्यादा, लेकिन बाकी 4 तो है ना, IAS 16 है, 20 है, 23 है और 40 है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा था आज आ जाओ। चलें जी, तो ओपनिंग लिखते हैं सबसे पहले, फटाफट ओपनिंग लिख लें। मार्कर नवे आए ने सोने, नवे आए सोने वाले हैं, लेकिन इसमें लाल नहीं है कुछ, लाल माल नीचे छुपाया हुआ है। जाओ यार, तुमसे तरबूज खरीदने ही नहीं मैंने जी। तो जनाब सवाल का नाम है HIL, और हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। पूरा लिखना है आपने पर्चे में, ए नवा मार्कर विचों कढ़िया मैं, फॉर द ईयर, हाँ ये गुजर सही, फॉर द ईयर 30 जून 2020, ये आपने टॉप पे लिखना है। उसके बाद फिर कोई नंबर लगा दें, मैंने ऐसे ही सोच लिया था यहाँ पर नंबर 7, वो असल में आगे 7 लिख दिया ना, उस वक्त कोई आप में से था ही नहीं कि कोई मशवरा देता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर 7 लगा दिया इसको, ठीक है जी, ओके। PPE में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल देखा है हमने। अब ज़रा थोड़ी शॉर्ट फिगर्स बनेगी, ज़रा माजरत, ठीक है जी। सबसे पहले ओपनिंग लिख लेते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। ऑलरेडी थाउजेंड्स में है, क्या करें, मिलियन में कर लें कि नहीं संभाला जाएगा। मुझे फीलिंग आ रही है कि मिलियन में भी संभाला जाएगा और बड़ा सारा टाइम बच जाना है, बस यहाँ पे जाके थोड़ा सा, लेकिन वो तो गेन लॉस है, 1.8 मिलियन, 2 पॉइंट, कोई बात नहीं, कहीं पे अगर पॉइंट आ भी गया तो खैर कर लो मिलियन में। हालांकि सोल्यूशन भी 1000 में ही है, ऊपर लिखे पे रुपीज़ इन मिलियन। एकदम से मुझे ज़रा रिलैक्सेशन फील हो रही है, सिफरों के विच ही खो जाना सी में, टाइम बचेगा जी। अब आप इस काबिल हैं कि को आप इतनी लड़ाई कर लें। बाकी आपके लिए मशवरा पर्चे के लिए वही है, अभी भी पर्चे में 1000 में रहे डाटा तो 1000 में ही करना सवाल। लेकिन ये सवाल बड़े अजीब होते हैं, ये अक्सर ऐसे करते हैं, ऊपर 1000 में है ना, नीचे उसने हर चीज़ क्या बताई है, इतने मिलियन, इतने मिलियन, इतने मिलियन, फिर यहाँ फिर 1000 आ गया, फिर आगे फिर मिलियन, तो वैसे ही मिक्स किया हुआ उसने। तो ध्यान से तो आपको चलना ही पड़ेगा, किसी एक तरफ चल लें तो मेरा फ़ायदा कर लें, मेरी एफर्ट बचा लें। ओपनिंग ये उठाने हैं 100, 70, 180 और 8.8। अच्छा ही होगा यार, काफ़ी जगह हो, खुला खुला है। 100, 70, 180 और 8 शारिया भी बीच में। लैंड को कोई डेप्शन नहीं है, 14, 60 और 4, 14, 60, 4। एकदम से लग रहा है सवाल आधे घंटे में हो जाएगा, जो मैं पौने घंटे में कह रहा था। यानी इफ यू कैन मैनेज, अगर दोनों तरफ का ही मामला चल रहा है, यानी कि आप ऊपर 1000 में डाटा देके नीचे मिलियन में दे रहा है, या ऊपर मिलियन में देके नीचे 1000 में दे रहा है, तो फिर अपनी आसानी कर लो। और अगर 1000 में और सारा डाटा नीचे भी 1000 में है, फिर तो चलो आप बनता है कि यार आप एक जैसे ही चलाओ, वरना परेशानी होती है। तो कितना टाइम बच गया देखो मिलियन करने से, ऊपर रुपीज़ इन मिलियन लिख लेना, ये सवाल क्लास में नहीं करवाया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, हो गया जी काम सारा। अब इसको यूज़ करने आएंगे जब डेप्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो
On 30 June 20, revalued amount of land and building were assessed by smart consultants at 120 and 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली. इनकी रिस्पेक्ट की हमने, ठीक है. तो ये दोनों वर्किंग्स मैं तो कहता हूँ हम वहीं पे बोर्ड पे कर लेते हैं, जगह बची हुई है. बाकी वर्किंग्स फिर यहाँ पे चलाते जाएंगे जहाँ पे ख़त्म होगी जगह, ठीक है. वैसे परे भी जगह पड़ी है मेरे पास, ठीक है. तो लेकिन चूँकि पता है आपको सरप्लस आना है, पीएनएल आना है, तो थोड़ी सी जगह इसके लिए चाहिए. तो मैं इधर ज़रा जगह ज़्यादा है ना, दोनों में से इधर ज़्यादा है या उधर सेम है? इधर ज़्यादा है ना, थोड़ी सी ये भी गुंजाइश होती है. चलो तो वर्किंग्स यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जी हम. वर्किंग्स की हेडिंग आप कौन से सफ़े पे देंगे? तीसरे पे. पहले सफ़े पे मेन नोड, दूसरे सफ़े पे सब नोड्स. हालांकि आधे सफ़े पे आना है लेकिन छोड़ दो दूसरा सफ़ा पर्चे के अंदर, और तीसरे सफ़े पे हेडिंग दो वर्किंग्स और शुरू हो जाओ. वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, लैंड है, लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस. एकदम से मिलियन में करने से वर्किंग भी स्मार्ट हो गई है. अब 30 जून 19 से पीछे की कहानी तो मेरे सामने है ही नहीं ना, मुझे जरूरत है जाने की. ये 30 जून 19 पर लैंड 100 रुपये पे पड़ा है और इसका रिलेटेड लॉस नीचे से उठा के इधर लिख लिया ना, अब एकदम आसानी होगी, ठीक है. तो 30 जून 19 लैंड की, लैंड तो लिखा हुआ है बुक वैल्यू, मैं लिखूंगा बुक वैल्यू ही, ठीक है. बुक वैल्यू. अब लैंड की कॉस्ट भी यही है, बुक वैल्यू भी ये डेप्रिसिएट नहीं होता. कितने पे पड़ा है? 100 मिलियन. और इसका रिलेटेड सरप्लस कितने पे पड़ा है? 12 मिलियन. ठीक है, ठीक है, कोई मसला? 30 जून 20 पर लेकर आओ इसको डेप्रिशिएट करके. नहीं होती है तो नहीं करते, लेकिन जरा तैयारी तो हो जाए बिल्डिंग की, ठीक है. अच्छा, अगर नहीं होती तो समझ आ गई है ना. नहीं होती तो मैं इसी को जगह बचा लेता हूँ. चलो अच्छा है, इसी को 30 जून 20 कर लूँ, बोलो. तो 30 नहीं करना. हाँ 30 जून 20 पे पड़ा है, दूसरे को कर लेंगे. अब समझा दी, वैसे मुझे याद आ गया 1-2 बार पहले क्लास में किया था जी, डैश लगा के. बिल्डिंग की तैयारी में लैंड पहले ऐसे ही करते थे, लैंड आसान होता है ना ज़रा, ठीक है जी. अब 30 जून 20 पर एक लाइन छोड़ दें खाली, और 30 जून 20 पर रीवैल्यूड अमाउंट उठाएं. अब ये भी रिवाइज करके आए हैं हम, रिड्यूसिंग बैलेंस वाले की वजह से याद भी हो गया, ये ज़रा रिवाइज भी हो गया ना. रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड बिल्डिंग्स वर असेस्ड बाय वेरी स्मार्ट कंसल्टेंट एट 120 मिलियन एंड 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली. तो लैंड कितने पे आ गई? तो सरप्लस कितना आ गया? 20 का, ठीक है जी. तो ये 20 का सरप्लस जो आया, इसने जाकर देखा लॉस नज़र आ रहा था, इसने पहले उसको ख़त्म किया और 8 का सरप्लस अब नज़र आना शुरू हो गया. लेकिन ये ईयर एंड रीवैल्यूएशन है मेरे बच्चों, इसमें आपको दोबारा डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे तो ये लैंड है लेकिन बिल्डिंग के लिए बात कर. तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग है, दबा के यूज़ करो एब्रीविएशन, नो इशू, ठीक है. तो कोई ट्रांसफ़र की एंट्री शेंट्री कोई नहीं होती, सीधा ही पहली एंट्री. फ़ायदा ये हो गया, ठीक है. पहली एंट्री क्या नज़र आ रही है? एसेट डेबिट. अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? इंपॉर्टेंट एडे बड़े बड़े रजिस्टर ने कोई, ठीक. इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब मैंने कहा था मेन नोड बना रहे होंगे, मेन नोड बना रहे होंगे तो सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे, जिंदगी आसान है. और जब सब नोड्स में आएंगे और सरप्लस की मूवमेंट बनाएंगे तो फिर सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे, ठीक है. ये जिंदगी आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं. आपको शुरू में मुश्किल लगती थी ये चीज़, अब ये 1 मिनट का काम है. तो आखिरी क्लास में सवाल कराने का मकसद ये है कि सब आपको आता है. इसी जैसा जो नोट आएगा उसको सवार नहीं कर रहे ना, खुद पे चीज़ें तेज़ी से करनी है. जो टिप्स ट्रिक्स सिखाई थी वो यहाँ लगाने का मौका है. अब सारा सेशन पढ़ लिया ना, अब वो सीखते हुए तो अब बहुत बुनियाद से चीज़ उठाते हैं आप, लेकिन अब इस वक्त नहीं, इस वक्त बस ऐसे ही याद रखना है बस, ठीक है. पीपी का मेन नोट बना रहे हैं तो सिर्फ किस कॉलम को देखेंगे? अब लैंड को क्या कह रहे हैं जी, वो बढ़ाओ या कम करो? तो 20 से बढ़ गया और कुछ भी नहीं है, कोई डैश डूश डालने की जरूरत भी नहीं है, बस 120 और 120, खत्म कहानी, ठीक है. रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड बाय, लाजमी है डिस्क्लोजर,
बाय स्मार्ट पता नहीं क्या कंसल्टेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। स्मार्ट कंसल्टेंट लिख दिया, खुद से लिख दो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कंपनी का नाम हड़प्पा है और उसका नाम स्मार्ट है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, तो खुद से लिख दिया करो बस, एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। ठीक है, साथ ही अगला काम भी फड़का दो, मूवमेंट इन सरप्लस। हाँ जी, मूवमेंट इन सरप्लस। अब बच्चे किधर जाते हैं, इस 12 की तरफ। ये मूवमेंट इन सरप्लस क्या है, साल के शुरू में कितना सरप्लस पड़ा था, साल में कितना अराइज हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ, कितना एडजस्ट हुआ, मूवमेंट खत्म। ओपनिंग 0, अरोज 8, कोई एडजस्टेड नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, और क्लोजिंग 8। अब ये वो सवाल है जो उस वक्त करते हुए आपको पूरी क्लास लगती थी, आज क्यों आधा घंटा हो रहा है। पहली बात तो हमने मिलियन में कर लिया, 15 मिनट मेरे बच गए, बाकी आपको लग रहा है हाँ यार ये तो रूटीन का काम था, लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी बात थी तो करवाना जरूरी था। ओके, छोड़ा इसी दिन के लिए होता है मैंने ये हड़प्पा वाला हर दफा। नेक्स्ट, बिल्डिंग को भी फड़का दो। बिल्डिंग 35 मिलियन पे चली गई है। अब बिल्डिंग को पकड़ो, बिल्डिंग की कॉस्ट 70 है, एक्यूमुलेटेड एप्शन 14 है, जिससे ये पता लगता है कि रीवैल्यूएशन, लास्ट रीवैल्यूएशन अभी इधर 30 जून पे नहीं हुई, बहुत पहले, पता नहीं कब हुई है, देखेंगे, अभी ढूंढते हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा। और ये सवाल 2-3 सवालों में ये काम भी हमने किया हुआ है, आगे रिसेंट सवालों में इसमें जो करना था वो एक्यूमुलेशन यूज करके लाइफ पास निकाल कर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं, इस 16 की मुसीबत पड़ी होती है, क्योंकि ये 16 एक तरह से बुक वैल्यू है। कॉस्ट के लिए तो मुझे ओरिजिनल लाइफ पता है 70 पर, तो मैं 20 लगा, मतलब बिल्डिंग 70 पे है तो ये ओरिजिनल लाइफ 20 है, तो मैं निकाल सकता हूँ, तो यूज कर सकता हूँ। यूजफुल लाइफ वैसे अज्यूम करना पड़ेगा ये इसी दिन की है जो उन्होंने बताई है, लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन की, हालांकि आप सवालों में वो लिख देता है। ये वाली बात दिखाऊं जरा, वैसे बाई द वे जो बात कर रहा हूँ, कोई सवाल लग जाए मैनू, इस शक्ल का सवाल ढूंढ रहा हूं मैं, इस शक्ल का। पहले ये सवाल कर लें फिर ढूंढते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, एस्टिमेट किधर गया, उत्ते लंघ गया मैं ज़्यादा, हाँ 222 के बाद, हाँ जी, चलें देखते हैं वापस आके। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ या रेट गिवन। अच्छा, अब एसिड की कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट 70 है और एक्यूमुलेशन 14 है, बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, उसकी तो बुक वैल्यू भी 100 ही थी, यानी आप 100 माइनस 0 क्या करेंगे, 100 ही आना है। यहाँ पे बुक वैल्यू आपको वर्किंग टू, उसी तरह से डेट, डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, अब आ गई हमारी बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास 30 जून 2020 पर, नहीं 30 जून 2019 पर है ये, इसने डेप्रिशिएट होके 30 जून 20 पर आना है, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होना था, हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो 30 जून 19 के ऊपर आपकी बुक वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे कर दो ताकि ये कंफ्यूज ना करे जी। बुक वैल्यू 70 56 और सरप्लस की बुक वैल्यू ही होती है वो 16 गिवन है इसी दिन। 30 जून 20 पर लाना है, डेप्रीशिएट करना है। 70 को तो आप 20 पे डिवाइड कर देंगे। ये बात आज तकरीबन तीसरे या चौथे सवाल में ही आ रही है, सारे सेशन में तीसरे या चौथे सवाल में, तीसरे में तो पक्की बात है, चौथे में शायद हो। बहरहाल कम से कम 2 सवालों में इससे पहले ये मामला हो चुका है, 3 में ना हुआ तो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल रीवैल्यूड अमाउंट को आप ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर रहे हैं जो उसने सवाल में दी हुई है। क्या आंसर आता है वैसे, 70/20 क्या आंसर आता है? ये तो आपने कर लिया, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड किया, ऐसा ही है। लेकिन जब आपकी बारी आई इस 16 को करने की डेप्रीशिएट, यानी कि इसको ट्रांसफर,
तो यहाँ पे 20 नहीं कर सकते, क्योंकि ये 30 जून 19 पे तो नहीं पड़ा हुआ, 30 जून 19 के ऊपर पड़ा हुआ है। असल में जो आया था ये वो तो नहीं है। एसिड की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट तो 70 है, जिस दिन रीवैल्यू हुआ था तो 70 थी इसकी वैल्यू लास्ट टाइम, और उस दिन की उस दिन से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर रख रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए आप इस 70 को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 16 वही है जो ओरिजिनली आया था? ये तो नहीं है, तो इसको 20 पे डिवाइड नहीं। अच्छा, लेट से वहाँ समझ नहीं आती क्लास पर्चे के अंदर, तो आधा नंबर यार कट जाएगा और क्या, लेकिन चलो अभी तो सीखना। अब 16 को डिवाइड नहीं कर सकते आप इस ओरिजिनल 20 से। हाँ, एक हल नजर आता है जो हमने, याद होगा हमने पढ़ रखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो आप कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट को टोटल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर तो सेम होता है। अच्छा, अब रिमेनिंग लाइफ अगर कभी निकल आए तो काम हो जाए। ये भी 2-3 बार कर चुके हैं काम। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो मेरे पास तो 20 साल है, ये लाइफ 20 साल जो है, ये अब अज्यूम यही करूंगा, जब सामने डाटा सारा कुछ और क्लियरली नहीं बता रहा तो अज्यूम यही करूंगा कि ये 20 साल जो है वो लास्ट रीवैल्यूएशन पे यही लाइफ थी, ठीक है ना। वहीं से आगे चल सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो 20 साल तो है, ठीक है। अब ये 20 साल लास्ट रीवैल्यूएशन की लाइफ थी, जिसको मैं ओरिजिनल लाइफ फिलहाल कह रहा हूँ, टोटल कह रहा हूँ। रिमेनिंग निकालना चाहें तो कैसे निकल सकती है? ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है, 30 जून 19 तक की अक्यूमुलेशन जो है वो 14 है, और मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो कॉस्ट को 20 से डिवाइड करो, 35 आया था ना अभी, ये 35 जो है ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो 14,000 में फिर 3500 अगर 1 साल की है तो 14,000 के अंदर फिर कितने साल की डेप्रिसिएशन पड़ी है? 4 साल की। यहाँ से पता लग जाता है, ये हमने कई बार किया है, ठीक है। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद करा तो रहा हूँ। अब आपने क्या निकालना है जी? रिमेनिंग लाइफ, वो निकलेगी टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ट टिल 30 जून 19। अब टोटल लाइफ तो 20 गिवन है, लाइफ पास कितनी है ये ढूंढने के लिए मैंने यूज किया अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं, एक्यूमुलेटेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन 1 साल की, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल शुरू में ये पढ़ा था जब हम डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकालते थे, याद है? एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल, याद आ रहा है? आज डिस्पोजल तो नहीं है, लेकिन आज 30 जून तक की एक्यूमुलेशन निकालनी है। आज हमने 30 जून 19 तक की अगर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू ईयर्स पास्ट या लाइफ पास्ट टिल 30 जून 19, जो हम डिस्पोजल तक लाइफ निकालते थे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 70/70 ही है ना, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ये मुझे नहीं पता था, तो ये 70/20 35 आया था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 से जाके डिवाइड करो तो आपका x आ जाएगा, यानी लाइफ पास्ट आ जाएगी 4, तो इस 4 को यहाँ पर लिखो और रिमेनिंग लाइफ आपकी आ गई 16। तो ये एक वर्किंग मैं अब यहीं पे कर देता हूँ, वर्किंग 1 चल रही है ना हमारी, और 2 चल रही है, वर्किंग 2 है, तो ये वर्किंग 2.1 कर दो उधर, अब मैं नहीं गंद डालता, ठीक है। वर्किंग 2.1 ये आ गई, और इस 2.1 के लिए मुझे ये 2.2 से ये मिल गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं रिमेनिंग लाइफ पे पहुंच गया, अब जिंदगी आसान है। चेक करते हैं क्या हम सही हैं इस बात में। तो ओरिजिनल कॉस्ट बटा ओरिजिनल लाइफ, टोटल लाइफ करें तो 70/20 करें तो कितना आता है? 3.5। आप बुक वैल्यू पकड़ो,
बुक वैल्यू कितनी है इस एसिड की, 70 माइनस 14 करके 56। इस 56 को आप डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ 16 से, आंसर क्या आता है, वही 3.5 है। यही स्ट्रेट लाइन के अंदर शॉर्ट कर देगा। अब इससे फायदा क्या है रिमेनिंग लाइफ से, ये इसका काम तो 3.5 से उधर से भी चल गया था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हम रिमेनिंग लाइफ निकालते। अब आपकी मर्जी है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो या इसकी भी बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे कर दो, ये अब आपकी मर्जी है, लेकिन इस 16 के लिए रिमेनिंग लाइफ लाजमी थी। ठीक है, तो दोनों को एक तरह से कर लें, तेरा सेम हो जाएगा, क्या ख्याल है। तो इसको भी मैं 56 को भी मैं डिवाइड कर देता हूं 16 से, और 16 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका असल मतलब यह है कि ये जब सरप्लस आया था 20 रुपए का था, क्योंकि हर साल एक एक करके 4 साल गुजरे हैं, तो ये 16 पे पहुंचा हुआ है। ओरिजिनल सरप्लस मुझे नहीं पता था, ठीक है, ओरिजिनल पता होता तो मैं 20 को 20 से डिवाइड करता तो एक एक रुपए वहां से भी सही निकल आता। 16 क्यों किया है, इतनी देर तुम्हें और की कह रहे हैं। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, हैं 20 में से 4 माइनस किया, लाइफ पास्ड आज तक 4, ये डेप्रिसिएशन क्या बता रही है 14 की, कि लास्ट रिवैल्यूएशन से अब तक 30 जून 19 तक 14 रुपए की डेप्रिसिएशन क्या बता रही है कि 30 जून 19 तक, पिछली रिवैल्यूएशन से 30 जून 19 तक 4 साल गुजर चुके थे। टोटल लाइफ कितनी की मैंने सवाल में 20, 4 गुजर गए थे, तो 30 जून 19 पर खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ क्या है 16। अब मैं यही कह रहा हूं कि आप इस ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल टोटल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से डिवाइड करें, आंसर सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है ओरिजिनल सरप्लस का कि उसको 20 पे डिवाइड कर सकूं। यहां पे तो मेरे पास ऑप्शन ही है कि इस सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर सकता हूं। ओरिजिनल सरप्लस अगर 20 आप निकाल लें, किसी तरह से निकाल लें, निकाल सकते हो तो निकाल लें, वो निकाल लें, उसको डिवाइड कर दें 20 से, फिर ये भी ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा दोनों को एक जैसा कर लो ताकि ईजी रहे। यूँ समझ लो कि बस रिमेनिंग लाइफ से ही दोनों को डिवाइड किया हमने। ठीक है जी, तो ये तो 3.5 ही आ गया। ये मैं कई बार कर चुका हूँ वैसे, मैं थक गया हूँ ये बात कर कर जी। सुन के नहीं थके तुम लोग, 52.5 और फिर भी पूछी जाते हो हर दफ़ा। बुक वैल्यू आ गई 30 जून, रिवाइज कर दूँ? अच्छा, मैंने कहा कह रहे हैं रिवाइज कर दूँ दोबारा, इसको दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं जी। क्लास के बाद आ जाना, ये जिसने बाद में ये कहा है ना आप बता देना, मतलब कि जानबूझ के जिसने कहा, इसको मैं क्लास के बाद ज़रूर बताऊंगा दोबारा जी। हाँ जी, रीवैल्यू होकर एसिड कहाँ पे पहुँच गया है जी, फरमाएं। 30, बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई है जी, 35। अच्छा जी, तो 35 माशाल्लाह, इसमें तो लॉस शरीफ आ गया है। रीवैल्यूड अमाउंट जी बेटा 17.5 ये रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बता दें, मजाक से हटके ये मैं बता देता हूँ। रिमेनिंग लाइफ ये कोई तीसरी चौथी बार सेशन में हो रही है वैसे, बाय द वे, बाद में ये बात कह रहा हूँ, पहले समझाया मैंने जी। 15 का सरप्लस गया और 2.5 का लॉस है जो पीएनएल में जाएगा, लेकिन मजीद अब कुछ ना करना क्योंकि ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हुई है। अब इस दिन खड़े होकर एसिड रीवैल्यू करना है तो ट्रांसफ़र की एंट्री होनी है। ट्रांसफ़र की एंट्री जो है वो एक्यूमुलेशन की एंट्री जो है पहले वो करनी पड़ेगी। कितनी डेप्रिसिएशन आज तक इकट्ठी हो चुकी है उसके लिए पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लें, ज़िंदगी आसान रहेगी। ये वर्किंग इसीलिए करते होते थे। तो पहली एंट्री होगी 3.5 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से जी, 3.5 हैं, वो तो लॉस है मेरे चांद। ऊपर देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री की है मैंने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 30 जून, ये 30 जून 20 की। अभी हम यकम जुलाई 19 पे खड़े हैं, 30 जून 20 पे एसेट को लेकर तो आओ, वो लेकर आ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी, ये एंड रिवैल्यूएशन है ना, होश से सुकून से। पहले हमने इस साल में क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी, ये एंड की रिवैल्यूएशन है। डेप्रिसिएशन की एंट्री करके ये एंड पर ये पहुंचेगा, फिर ट्रांसफर की एंट्री करके, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करके, फिर कुछ नहीं करना। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन नहीं है। अभी पिछला सवाल जो एग्जाम जो रिवाइज किया उसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला।
इसमें एंड ऑफ द ईयर है, पता नहीं अब आगे जो दस्तगील करना है उसमें शायद स्टार्ट ऑफ द ईयर आ जाए, अच्छा रिवाइज हो जाएगा फिर। सही है, चलें जी। अब रीवैल्यूएशन का दिन है, आप देखो पहले डेफिनेशन लिखने का फायदा हो गया। तो ये टिप छोटी सी दी हुई थी आपको, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हुआ करे तो पहले ट्रांसफर फिर डेफिनेशन लिखा करो, एंड ऑफ द ईयर हुआ करे तो पहले, मैंने सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाते हुए पहले इसीलिए ये लिख लिया था। ठीक है जी, ट्रांसफर करो। ये है जनाब आपका 17.5 एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट और एसेट क्रेडिट, डन जी। उसके बाद अब ये एंट्री रजिस्टर, इस कॉलम को देखें, डेप्रिसिएशन की 3.5 की एंट्री हो चुकी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री, रजिस्टर को देखी जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री के बाद एसेट कहां पे मौजूद है, 52.5 पे। अब सिर्फ इसी कॉलम को देखें तो 17.5 की एंट्री पीपी के मेन नोट में होगी, और जब हम इसको बना लेंगे, मूवमेंट पे जाएंगे, तो ये लंबी सी कहानी पूरी करनी पड़ेगी आज, लेकिन सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे। ठीक है, ले पकड़ें जी। सबसे पहले फिर आप बताएं जी, अब 17.5 से बिल्डिंग को क्या करना है, एंट्रियां जो मर्जी होती है हमें इससे क्या, 17 पॉइंट किधर गया, 17.5 इत्तफाक है। ठीक है, लॉस है गेन है, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कितना, हाँ तो सही कह रहे हैं, सवाल सही साबित हो गया। और डेप्रिसिएशन की कोई नहीं, मजीद डेप्रिसिएशन इस साल की और नहीं कर लेनी। ठीक है, तो ये भी जीरो आ गई, ये भी सही कह रहा है, यही असूल बनाए थे कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो अकोमोडेशन का बैलेंस जीरो आता है। और एसिड कितने पर नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कर लो अब। अच्छा, बिल्डिंग की सरप्लस की मूवमेंट दिखानी है तो सिर्फ ये कॉलम देखना है, सिर्फ ये। अब बताओ 30 जून 19 या यकम जुलाई 19 पर ओपनिंग 16 आ रहा है, एक ट्रांसफर हुआ, सब कॉलम पड़े हुए हैं, प्लस वो पहले बाद में खैर होती है, ट्रांसफर एंड में पड़ा तो एंड पे लिख दो, कोई मसला नहीं, मूवमेंट ही दिखानी है ना। तो 16 में से एक गया और फिर 15 भी गया, एक ट्रांसफर वाले कॉलम में और 15 एडजस्टेड, रोज कुछ हुआ नहीं, ये मूवमेंट है। सिर्फ रीवेन सरप्लस का कॉलम देखो तो कितना ही ओपनिंग 16 और रोज कुछ नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया कितना 15 और ट्रांसफर हो गया 1, तो यहां पे क्या बचा, जाके देख लो, यही बचा हुआ 0। ठीक है, had there been no revaluation, book value would have been रुपीस, छोड़ क्यों दें, हाँ छोड़ भी सकते हैं वैसे पर्चे में, बुक वैल्यू, हाँ शॉर्टकट से कर लें, चले। बुक वैल्यू वुड हैव बीन 120 माइनस सरप्लस वाले कॉलम वाली फिगर, 120 माइनस 8 कितना बनता है, 120 माइनस 8 कितना, 112। ठीक है, वुड हैव बीन रुपीस 112 मिलियन, ब्रैकेट में वर्किंग शो करो, 120 माइनस 8 एंड रुपीस। अब इसमें लॉस आ रहा है, लॉस, तो कौन सा कॉलम देखना है, कौन सा कॉलम देखना है, भाई याद करो, ऐसे नहीं चलेगा, सरप्लस वाला याद रह गया, लॉस वाला किसने याद करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर शॉर्टकट लगाना है तो सरप्लस आने पर, अगर आपके साल में सरप्लस है, पीएनएल को छोड़ दो, फिर सिर्फ सरप्लस के कॉलम को देखना है, और रीवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस के कॉलम में जो फिगर पड़ी है उसको माइनस कर देना है। और अगर लॉस आया है, छोटा सा ऐड करना है, लेकिन किस चीज़ को ऐड करना है, क्वेश्चन तो ये था किस चीज़ को ऐड करना है। सरप्लस 3 चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ें, देखो यहाँ पे भी 3 चीज़ें थी। 120 में इस 20 को ऐड करना है, नहीं। 120 में इस 12 को ऐड करना है, नहीं। असूल क्या बनाया था, 120 में सरप्लस है तो ये, ठीक है, माइनस करना है। ऐसे ही 35 है, 35 में इसको कुछ करना है, नहीं। सरप्लस नहीं है, लॉस आया है, तो सरप्लस के कॉलम कुछ करना है, नहीं। लॉस वाले कॉलम को पकड़ो। अब चूंकि लॉस है तो 35 में इस 2.5 को प्लस कर देना, बस ये शॉर्टकट। रुपीज 35, नहीं आंसर बताओ ना, तो नीचे वर्किंग शो करते हैं, रुपीज
37.5 मिलियंस। अब यहाँ वर्किंग शो करो 35 प्लस 2.5। अच्छा अगली गल भी लिखो भाई, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। ऊपर क्या लिखा था, बुक वैल्यू वुड हैव बीन इतने इतने, आगे लिखो ना किस किस की, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। बस चुप करके ये लगा देना, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि आपसे कुछ गलती हो जाएगी या उसका मैच नहीं कर होगा, आधा नंबर कट जाएगा। इसको लिखने के नंबर फिर भी मिलते हैं, शायद आप वो शॉर्टकट लगाएं, यही लगाएं, इससे टाइम बचेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तस्वीर याद रख लो, और ये तस्वीर याद रख लो सॉरी, मूंगफली। ठीक है, इसको याद रख लो भाई, कहानी खत्म। ये तो खत्म हो गया। हाँ अभी मुफ्त के नंबर रहते हैं थोड़े से और। बेसिस रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। अब रीसेंट क्या यूज हुआ, 16 किया है, वही लिख दो 16 ईयर्स। और मेथड ये मुफ्त के नंबर भी, एक आधा नंबर इसका भी पड़ा होता है, लिखना ही है बस जो किया वो, ठीक है। चलो जी मुकाओ, कितनी देर की होगी भाई रिकॉर्डिंग? बस इसको 1 घंटा 5 मिनट पे जब रोकना है तो ये सवाल हुआ होना चाहिए। ये हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं बचा इंशाल्लाह। लें जी, दिस हैज़ बीन डन एंड डस्टेड। आप लंबे तरीके से भी कर सकते हैं इसकी वर्किंग, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लें जी, आ जाए जी पॉइंट 3 के अंदर, प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं। 1 जुलाई 19 साल के पहले दिन ही प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और ये कंप्लीट हो गई है 29 फरवरी 20 को, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने आपको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। कुछ बच्चे अभी भी इधर ही हैं, ये बात समझ नहीं आई किसी को, तो रूल लिख लें। हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन वाले का लिखवाया भी था, फिर लिख लें, फिर लिख लें। हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन वाले का फिर रूल लिख लें। शॉर्टकट है। मैक्सिमम क्या होगा, कभी आपको किसी सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन मैच होता नजर नहीं आएगा, दफा करो यार, आधा नंबर है, जाने देना। लेकिन एक वक्त की बचत है तो कर लो ना, वक्त की बचत है तो कर लो। ये होता है सही, वो आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मसला आ सकता है, छोटा मोटा समझने में कोई ना कोई मसला आ सकता है, बाकी आपने इस रूल को लगाना है। ज़्यादातर आपका सही लगेगा, सही होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं, बस लिखो इसको, ये वक्त बचाता है। बहरहाल आपको पूरा अकाउंट बनाना, कॉस्ट और इंडेक्शन और लेके आना वो मुश्किल है। हाँ एडिशन डिस्पोजल आते हैं फिर थोड़ा सा मसला आता है, तो अगर कभी एडिशन या डिस्पोजल आ जाएँ तो फिर मेरे बच्चे लेजर बना लेना, ज़्यादा तकलीफ है तो लेजर्स बना लेना, ठीक है ना। लेजर्स बनाओगे तो बिल्कुल बेसिक वाला, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे लेके चलना है ना। अगर कभी रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो कोई चेंज इन एस्टीमेट आए, कोई एडिशन आए, कोई डिस्पोजल आए, तो आपने बिल्कुल बेसिक वाले लेजर बना लेने कॉस्ट मॉडल वाले, या लेजर ना बनाए तो वर्किंग कर लेनी है कॉस्ट मॉडल वाली और उससे निकाल लेना है, फिर शॉर्टकट नहीं लगाना, ठीक है। ये शॉर्टकट कब लगेगा, जब कोई एडिशन कोई डिस्पोजल ना हो, सुकून है। ओके, तो लिखो, इस पर स्टार लगा के लिखो। हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन वाले सब नोट में यूं लिखो ना, आप तो यहां स्टार लगा लिखो ना, इस नोट में, इस नोट में बुक वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे आप वो लिखें। अगर सरप्लस होगा तो रीवैल्यूड अमाउंट में, अगर सरप्लस होगा तो रीवैल्यूड अमाउंट में, इसे देखना जरा, सरप्लस के कॉलम वाली फिगर लेस कर देनी है। और अपने इस वर्किंग में ऐसे करो भी सही कि किस फिगर की बात कर रहा हूँ, वरना भाई की तरह पूछोगे आप ये क्लोजिंग वाला या ऊपर कोई और फिगर वाला, ना ये सामने वाला, यानी कि सरप्लस, सरप्लस के सामने जो फिगर नजर आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो सरप्लस फॉर द ईयर आया है। ओके, लेकिन इस कॉलम वाली चीज भी आया तो 20 है, आपने कौन सा कॉलम पकड़ना है, सरप्लस, ठीक है ना। तो क्या रूल लिखवाया, तो आपने क्या करना है जी, कहाँ पे पहुंचा, तो रीवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस के कॉलम वाली फिगर लेस कर देंगे,
ये निशान लगा लें लाजमी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फिगर्स होंगी, ये 20 भी आ रहा है, ऊपर भी कोई हो सकती है, इधर भी आ रही है, हमने कौन सी फिगर पकड़नी है, सरप्लस के कॉलम वाली फिगर और वो भी इसके सामने वाली बस, ठीक है। तो सरप्लस रीवैल्यूड अमाउंट में से सरप्लस की फिगर को रीवैल्यू क्या लिखा है, रीवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस के कॉलम वाली फिगर को लेस कर देंगे, गॉट इट, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस हो, असल में सवाल में दोनों थे ना, तो जरा अच्छा यहाँ पे रूल लिखा जा सकता है, वरना किसी सवाल में कोई आता है किसी में कोई आता है, इसमें दोनों आ गए। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस हो तो रीवैल्यूड अमाउंट में, अगर रीवैल्यूएशन लॉस हो तो रीवैल्यूड अमाउंट में पीएनएल के कॉलम वाली फिगर ऐड कर देनी है, पीएनएल के कॉलम वाली फिगर ऐड कर देनी है। और ये निशान लगा लें इस फिगर पे, किसकी बात कर रहा हूं, मैंने निशान लगाया हुआ, मैंने तो लगाया हुआ, आप भी लगा लें, ठीक हो गया। अगली बात लिखें, लेकिन अगर सवाल में एडिशन स्लैश डिस्पोजल स्लैश चेंज इन एस्टीमेट आ जाए, लेकिन अगर सवाल में एडिशन या डिस्पोजल या एस्टीमेट चेंज आ जाए, मतलब एस्टीमेट चेंज का मतलब पता क्या है, ये देखो जब से एसेट लिया है तब से लेकर अब तक कोई एडिशन डिस्पोजल या एस्टीमेट चेंज है ना, तो फिर मेहरबानी करके शॉर्टकट ना लगाना, देर नहीं लगती, फिर थोड़ी तफसीली वर्किंग कर लेनी है, ठीक है ना। तो अगर सवाल में एडिशन डिस्पोजल या एस्टीमेट चेंज आ जाए तो फिर शॉर्टकट की बजाय सादा कॉस्ट मॉडल वाली डिटेल्ड वर्किंग कर लेना। तो फिर शॉर्टकट की बजाय सादा कॉस्ट मॉडल वाली डिटेल्ड वर्किंग करके बुक वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर सवाल में एडिशन डिस्पोजल एस्टीमेट चेंज आ जाए तो फिर शॉर्टकट की बजाय सादा कॉस्ट मॉडल वाली डिटेल वर्किंग करके बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो कौन सी होगी, वो फिर डाटा भी उसी हिसाब से देगा ना। देखो इस सवाल के अंदर कोई ओरिजिनल कॉस्ट नहीं गिवन, कोई ओरिजिनल बातें नहीं गिवन। अगर ऐसा नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं लगा, एडिशन डिस्पोजल होगा, तो फिर डाटा देगा, मजबूरी है उसकी। तो आप भी फिर क्या करोगे, मिसाल के तौर पर कहता है जी हमने एक एसेट खरीदा था 1 जनवरी 15 पे, आपने कहना अच्छा आ जाओ, कॉस्ट 100 रुपये थी जी, 31 दिसंबर 15 तक ये डेप्रीशिएट हुआ लेट से 10 रुपये, इसकी बुक वैल्यू थी 90 रुपये, और फिर 16 में इसमें एस्टीमेट चेंज आया था, और एस्टीमेट चेंज आया तो हमने इस बुक वैल्यू को पकड़ना, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो आप उस हिसाब से कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन नहीं करनी, ठीक है। आप कहेंगे 17 के अंदर एस्टीमेट चेंज आ गया था और अब डेप्रिसिएशन जो है वो लेट से इसकी 15 हो गई, अब 15 चल रहा है, फिर चौथे साल में कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल हुआ, जो भी हो वो कर लें, एस्टीमेट चेंज सब कुछ करने के बाद जो एंड पे बुक वैल्यू हो सिंपल कॉस्ट मॉडल वाली वो वर्किंग कर लेना, मजबूरी है, डिटेल करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। तो फिर जैसे बताया ऐसे नहीं, ये सवाल तो हो ही नहीं सकता ऐसे, ये तो इसीलिए करवाया है कि जहाँ पे फंस जाओ तो ये काम लाजमी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिटेल्ड वर्किंग, जहाँ डिटेल वर्किंग नहीं कर सकेंगे वहाँ पे तो आप कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल वर्किंग। सवाल में कॉस्ट गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, उसके लिखा हुआ है कॉस्ट लेस रीवैल्यूड अमाउंट, और पहले अगर एसेट रीवैल्यू हो चुका है तो ये 70 तो इसकी कॉस्ट हो नहीं सकती, वो तो मैंने मजबूरी में 20 की लाइफ वही ले लिया, अब क्या करूँ, रिमेनिंग लाइफ अज्यूम करनी पड़ी, और तो मेरे पास हल कोई नहीं था। लेकिन मैं ये वाला नोट नहीं बना सकता, चल नहीं सकता आगे, ठीक है, सही है ना। लाइफ से तो काम चल जाता है कि वो वाली लाइफ रीवैल्यूड अमाउंट को ही लेकर उस दिन वाली लाइफ पे चलना होता है, उस लाइफ से तो काम चल गया। तो इसलिए जहां फंस जाओ फिर ये, बल्कि यही लगा लेना जहां पे एडिशन डिस्पोजल वगैरह आए तो फिर ज़रा बचत कर लेना, थोड़ी सी रिस्क ना लेना और बना लेना डिटेल वर्किंग, ठीक है। वैसे कर लेना, ऐसे कोई इतना मसला है नहीं, आधे नंबर है। अच्छा चलें आगे, चलें जी। अच्छा भला जा रहा था मैं, पढ़ ले उसी मेनू। सेटिंग अप ऑफ न्यू प्लांट वॉज कमेंस ऑन 2 जुलाई एंड कंप्लीटेड ऑन 29 फरवरी। द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, यानी कि शायद वो कुछ थोड़ी सेटिंग होती रही होगी। तो बहरहाल अवेलेबल फॉर यूज़ कब से हुआ है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने डेप्रिसिएट करेंगे, सॉरी जी अगली लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, और फॉरन यूज़ करने भी लग गए। यूजफुल लाइफ है 10 साल, डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज अंडर। एक
ये सारी कॉस्ट ही इनकर हो गई हैं जी। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 120 कॉस्ट ऑफ प्लांट में ऐड कर देंगे। लेकिन इस पॉइंट ने आकर रोक लिया हमें, 1 मिनट रुको, इस 120 में कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालो और उसको ऐड करो, प्लस ग्रांट को भी इसी एसेट में से माइनस करना है। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, 1 मिनट की बात है। हम यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 करें अगर, तो हम निकालेंगे जी कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब ये IS 23 वाली वो वर्किंग है जो हम किया करते थे। तो सबसे पहले क्या लिखते होते थे यहाँ पर, मुझे तो याद है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला याद है अभी तक। इसका तो सवाल भी आ गया है ना जी, कितना 120 सवाल में गिवन है, बोलो। इसमें ऐड करते होते थे बोरिंग कॉस्ट, वो नहीं है ना सवाल में, तो बस बोरिंग कॉस्ट। अब पर्चा कर रहे हैं ना, वो तो याद करवाने के लिए था। परमिट फ़ी या कंसल्टेंट फ़ी वगैरह ऐड करते हैं, वो तब लिखते थे जब सवाल में वो फॉर्मेट याद कर रहे होते थे। आज हो तो लिख लेना, देखो ना अब आपके जहन में है कि वो आते हैं। अगर सवाल में आ जाएंगे तो आपको पता होगा कि उसने कहाँ पे आना है। और अगर आ जाएगा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तो वो भी यहाँ ऐड करेंगे नहीं, वो बोरिंग कॉस्ट में करेंगे। तो बस इतनी सी बातें जो है ना, ये भाई ये ना साफ करवाना ज़रा क्लास के बाद, इनकी टेपें जो हैं। अच्छा, अब बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है उसके लिए मुझे वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी बेटा। देख लेते हैं, शायद एक लाइनर वर्किंग ही हो, पर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो भी फिगर आएगी, जो भी फिगर आएगी वो कॉस्ट ऑफ प्लांट होगी। बोलो बोलो। अब 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, कॉस्ट ऑफ प्लांट अलग डेप्रिशिएट करो, और जो ग्रांट 20 मिलियन की आई है वो अलग अमोर्टाइज करो। सवाल चुप होता तो अपनी मर्जी करते, पर सवाल चुप नहीं है। सवाल ने क्या कहा, ग्रांट को हमने यहां नहीं कहीं और पढ़ा था मैंने, सॉरी जी। HL डिडक्ट्स ग्रांट इन अराइविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, मतलब वो इस मेथड पर चलते हैं। 2 मेथड थे ना एसेट रिलेटेड ग्रांट को करने के, अब IS 20 भी आ गया बीच में, ठीक है। तो ग्रांट को एसेट में से, जी मादरा जी बैटरी मुक गई थी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ग्रांट को रिकॉर्ड करने के, अकाउंट फॉर करने के, एसेट रिलेटेड ग्रांट के लिए 2 तरीके थे। उसको अलग रखो या एसेट में से नेट करो। ये कह रहे हैं एसेट में से नेट करो, तो जो भी कैरिंग अमाउंट निकलेगी उसमें से 20 माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा ये फिगर है जो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन लेकर आएगी, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट क्या कर दी हमने, रिड्यूस कर दी, ठीक है ना। तो ये कैरिंग अमाउंट हमारी बन जाएगी। ये कैरिंग अमाउंट हम ले जाएंगे वर्किंग में एडिशन के तौर पे, इसमें से ग्रांट लेस हो चुकी होगी, ठीक है। और फिर इसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो एडा खुला खुला अगर ना लिखी है ना, तो साडा सारा काम इत्थे हो जाना है, ठीक है जी। ये एडिशन कहलाएगा, और यहीं पे इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट तो डिफरेंट आएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने ग्रांट को भी इसी में से ही नेट करना है, तो कैरिंग अमाउंट फिर ज़रा कम हो जाएगी। ये उठा, कैरिंग अमाउंट नहीं लिखता मैं, फिर कॉस्ट ही लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्लांट। और इसमें से माइनस क्या हो चुका है, माइनस क्या हो चुका है, गवर्नमेंट ग्रांट। ताकि कॉस्ट ही लिखूँ ना, वहाँ एडिशन लिखना है तो फिर आपने कहना है। वैसे असूली तौर पे कैरिंग अमाउंट लिखना चाहिए इसको, कॉस्ट में से ग्रांट लेस कर दी ना, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब ये पॉइंट भी पढ़ लें कि ग्रांट की कैसे ये बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज करनी है। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट मुश्किल नहीं था, वो इतना मुश्किल नहीं था। ये जो बीच में एंड वाली लाइन थी ना, जो कि अब नहीं है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, उसने थोड़ा सा बच्चों को टेंस किया था, वरना कुछ नहीं था इसमें। वरना ये उसी वक्त मैं सवाल करवाता था, आसान सवालों में से था। पर उस वक्त जब ये कर रहे थे उस वक्त IS 20 नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसके बारे में बता कुछ नहीं सकता था, रह गया। तो मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि और कुछ छोड़ा नहीं सवाल हमने नोट का, ये एक ही सवाल इकलौता बचा था मेरे पास। तो मैं कहा चलो ये पढ़ा रहे, आखिरी दिन भी तो करना है, ठीक है। बाकी 1-2 सवाल थे जो डिस्कस कर लिए थे, वो आपने कर लिए थे एटलीस्ट। अब प्लांट की कॉस्ट को फाइनेंस किया गया एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी को विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन, कैरिंग मार्कअप ऑफ 12% पर एनम। अगली बात बाद में पढ़नी, ठीक है। अब आपको पता है जनरल लोन है, तो जनरल लोन, वर्किंग की जगह को नहीं बची, यहाँ वर्किंग करूँगा अब मैं। वर्किंग नंबर 3.1 नहीं लिखा वहाँ पे मैंने, तो वर्किंग नंबर 3.1, यहाँ पे भी वर्किंग साथ साथ चल रही है, ठीक है। अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, हमारी वर्किंग का नाम होता था बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, याद आ रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले आता था इंटरेस्ट ऑन
स्पेसिफिक लोन, फिर लेस करते थे उसकी इन्वेस्टमेंट, फिर आता था इंटरेस्ट ऑन। अब यहाँ पे जब है ही सिर्फ जनरल तो हम वही लिखेंगे ना, पागल थोड़े ही कि सारा कुछ लिखते रहे, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। और इसके लिए रूल क्या था, कुछ याद करके बताओ। इसमें हम क्या करते थे, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम, हाँ जी स्केड्यूल बनाते थे ना, आज उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो डेट ऑफ पेमेंट से लेके सिजेशन डेट तक जनरल लोन का रूल था, डेट ऑफ पेमेंट से लेके कंप्लीशन सिजेशन डेट तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं। कहो तो दिखाऊं, ये याद आ रहा है? 1 अगस्त। अच्छा, कंप्लीट किस दिन हुआ है? सब्सटेंशियली कंप्लीट हो तो रोक देना, याद आ रहा है? एंड पे पढ़ा था, एक देख दो एमसीक्यू भी किए थे कि सब्सटेंशियली जब कंप्लीट हो जाए तो आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना। तो 1 अगस्त को जो पहली पेमेंट हुई, पेमेंट कितनी हुई आउट ऑफ जनरल लोन? 120 इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा इस पे? 12%। और डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक बोलो, पेमेंट क्या दिन की? 1 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पूरा फरवरी भी, कितने मंथ्स? अब यहां पर अगर वो सस्पेंशन डाल देता तो हम कहते 7-1, याद आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं, 7/12 आंसर एंड पे निकालते होते थे हम, मुझे याद है, प्लस। नेक्स्ट, ये 120 मिलियन, अच्छा सॉरी जी, वो 12 और 12 कंफ्यूज कर गया फिर मैं जी बच्चों। नेक्स्ट, अगली पेमेंट कितनी हुई है जी? 48,000 की, 48,000 इंटू 12%। अब ये पेमेंट किस दिन हुई है? 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 29 फरवरी तक कितने मंथ्स बने? 5 प्लस नेक्स्ट पेमेंट किस दिन हुई? सिजेशन डेट इज 29 फरवरी। तो इस दिन या इसके बाद वाली पेमेंट पे तो कोई इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंक को, पर वो तो एक्सपेंस बनेगा, एसिडी कॉस्ट में तो कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाता है सिजेशन डेट पे। तो इसलिए मेरी बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में इन्होंने नहीं आना, लेकिन कॉस्ट में मैं सारा 120 लेकर गया हूँ, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहा था। तो जनरल लोन के लिए रूल क्या है? डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन डेट तक, ठीक है। सिजेशन डेट क्या थी? 29 फरवरी, उस दिन के बाद किसी पेमेंट को नहीं लेना जी। प्लस, मैं माजरत चाहता हूँ, ये प्लस में मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। बताएं जी, 3.24 मिलियन आपका आंसर आ गया था, लेकिन अब बीच में एक ट्विस्ट आया। यहाँ तक को मसला, तो हर सवाल में छोटा मोटा ट्विस्ट होता है, उससे परेशान नहीं होना। देखो मैक्सिमम मार्क्स आ चुके होते हैं, वो कभी सही हो जाता है कभी नहीं भी होता, उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। ये नहीं कि यहाँ पे नंबर कट गए तो फिर आगे फिगर जा रही है तो वो आगे जा रही है, डेप्शन में यूज हो रही है, हर जगह नंबर कट रहा है ना। ग्रांट वाली सेविंग यहाँ से माइनस जिसने नहीं की उसकी ये फिगर में आधा नंबर लेट से कटना था, एक वो कट गया। अब ये फिगर उठकर जानी है, कॉस्ट में ऐड होनी है, उसका नंबर मिलेगा, कॉस्ट में आगे डेफिसिट होना, उसका नंबर मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटते। यहां पे जो कटना था नंबर वो कट गया। चलते रहा करो सवाल में, रुकना नहीं है, ठीक है। जो समझ नहीं आ रही उसमें भी कुछ असम्पशन लेके आगे चलते जाओ, जो उसका नंबर कटना है बस वही कटना है। आगे जो कुछ आप ट्रीटमेंट सही करोगे, कॉस्ट गलत निकल आई, लाइफ सही डिवाइड की, रेजर्व वैल्यू सही माइनस की, मंथ सही लगाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कट सकते थे। समझ आई? तो इसलिए जो मतलब सर में मट्टी डाल के बैठ जाना है जी, ओ मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ये पॉइंट है पता नहीं ये और क्या हो रहा है जी। ग्रांट आ गई 20 मिलियन की जो इस प्लांट के लिए आई है 1 जनवरी को, और सर वो समझ ही नहीं आ रही थी, हमने ये पॉइंट ही छोड़ दिया। हद हो गई यार, ये पॉइंट किस लिए छोड़ दिया कि अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया था तो आपने ये जो भी निकाला था, ठीक है, नहीं समझ आया ना तो ये 3.24 ले गए आप यहां पर जो एक चीज मिस कर गए उसका आधा नंबर था कट गया, ये एक नंबर था कट गया, वो यहां से उठकर गलत फिगर आई। ये ऐड होना इज अ कॉन्सेप्ट, इसको कॉस्ट में ऐड करते हैं, आइस 23 का कॉन्सेप्ट है, इसका आधा नंबर है, एक नंबर है, मिलेगा। फिगर गलत है तो क्या हुआ, उसके नंबर वहां कट चुके हैं। फिर ये कॉस्ट निकल आई, इसमें से इसको आपने डेप्रिशिएट किया, कॉस्ट तो गलत है लेकिन डेप्शन का सारा काम, हाँ अगर डेप्शन में लाइफ गलत यूज कर गए तो फिर उस डेप्शन के नंबर यहां पे अलग कटेंगे, लेकिन गलत कॉस्ट को सही डेप्रिशिएट कर रहे तो डेप्रिसिएशन के मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसको नोट में लेकर जाने के मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो यहां प्रेजेंट करने के मार्क्स। अच्छा अगली बात सुनो, डेप्रिसिएशन भी गलत निकल आई, इसका एक नंबर यहां पे कटना है, आधा जो था वो कट गया, जो एलोकेटेड नंबर होगा। फिर इस डेप्रिसिएशन को यहां शो करना है ना, तो गलत फिगर यहां उठाकर रखोगे तो आधा नंबर यहां भी मिलेगा। भाई ये पास होना है तो चलते रहना है,
रुकना नहीं, जो रुकेगा किसी एक एडजस्टमेंट की वजह से वो अगली बार भी इधर ही बैठा होगा। रुकना नहीं है, जो मर्जी हो, क्या या क्या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊंगा, और यकीन मानो कॉन्फिडेंस से करो, पर्चा पूरा कर दो, इंशाल्लाह नहीं होगे फेल। लेकिन ध्यान से करना, शोखे भी नहीं हो जाना, ध्यान से पढ़ के एक एक चीज़ को देख कर, सब पढ़ा हुआ है आपने, सब पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। पेपर आप देखोगे, पेपर में एक लफ्ज़ भी इंशाल्लाह उम्मीद है 95% चांस यही है कि कोई 95% चांस यही है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपने ना पढ़ी हो किसी न किसी मौके पे, कहीं ना कहीं, कोई 4-5% की तो खैर होती है, ठीक है। तो जब इतना सारा कुछ आपको आता है, पता है, समझ आ रहा है कि ये हमें आता है, तो पर्चे के अंदर क्या मुसीबत है परफॉर्म करने की, सिर्फ प्रेशर होता है, ये ऐसी किसी चीज़ की वजह से डर जाते हैं। तो जिन बच्चों ने इसको ओवरकम कर लिया पर्चे में बैठ कर, मसला है ना एडजस्टमेंट में, जाने दो, कोई बात देखी जाएगी, चलते जाना है। मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया, आप डेमोन्स्ट्रेट करके कि नंबर 1 कट गया, 100 कट गया, आगे सब कुछ सही किया, पूरे नंबर मिलेंगे। वरना तो यहाँ पे हम भी ना बैठे होते अगर पर्चे में इस तरह से होता कि एक गलती यहाँ पे हो गई है, जहाँ जहाँ आगे वो जा रही है कैरी फॉरवर्ड मार्क्स होने कटने हैं, तो फिर तो कोई भी ना पास होता बेटा। एग्जाम प्रेशर, मुझे एग्जाम में बिठा दो, मेरे से गलतियाँ हो जाएंगी सवाल करते हुए तेज़ी में, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, कोई प्रेशर होता है। अब एक छोटी सी गलती हो गई है तो वो वहीं पे ही गलती है, बस उसी का नंबर वहाँ पे ही कटना है, सारा ट्रीटमेंट आगे सही है, सारे नंबर पूरे मिलेंगे। तो रुकोगे या चलते रहोगे? इंशाल्लाह पास भी हो जाओगे। फिर चलती का नाम गाड़ी है ना, कल आपने लिख के दिया मुझे। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं आती जनरल लोन में। जनरल लोन को तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करने की, मतलब करें भी बेशक, तो इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे नहीं लेके आते। लेकिन सीन क्या बना, ग्रांट अमाउंट को यूज करके रनिंग फाइनेंस, जो आपने प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, और जब ग्रांट आई तो ग्रांट अमाउंट वाज यूज टू रीपे द रनिंग फाइनेंस। तो इसका मतलब ये जो ग्रांट एसेट के लिए आई, जब इससे हमने यूज करके इसको अपने लोन को रीपे किया, तो वो इंटरेस्ट बच गया या नहीं बच गया? अब उसको सिंपल अलग रख लिया था, इसको अलग रख लो। ग्रांट कब आई? ग्रांट कब आई थी? लबो कितों? ग्रांट रिलेटेड टू, हाँ, यकम जनवरी 20 पर ग्रांट आ गई थी। अब जिस दिन ये ग्रांट आई उस दिन आपने ये 20 मिलियन रनिंग फाइनेंस की पेमेंट कर दी, तो 20 मिलियन रुपए पर इंटरेस्ट बचना शुरू हो गया उस दिन से, और ये जनवरी और फरवरी के 2 महीने बच गया। अगर ये ग्रांट ना आती और आप इससे रनिंग फाइनेंस को पे ना करते, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी आपको पड़ना था, और वो 2 महीने का इंटरेस्ट भी एसिडी कॉस्ट में जाना था, क्योंकि कैपिटलाइजेशन चल रही है, और उसके बाद वाला इंटरेस्ट जो है वो फिर चलो वैसे ही पीएनएल में जाना था। लेकिन ये 2 महीनों का इंटरेस्ट तो एसेट में जाना था ना, तो ये 2 महीने का 20 मिलियन के बराबर का इंटरेस्ट जो है, अब इसी एसेट रिलेटेड ग्रांट की वजह से क्योंकि बचा है, तो इसको माइनस कर देंगे। ये सेविंग एक तरह की आ गई। तो मैं नहीं इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लिख रहा, है भी नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट सेविंग। इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू, लंबी कहानी लिख रहा हूँ, ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ क्या नाम था, रनिंग फाइनेंस फ्रॉम ग्रांट। ठीक है, अब जी बताओ जी, कितनी ग्रांट आई थी? 20 मिलियन। इसको यूज करके बैंक का लोन, यानी ये हुआ ना कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट किया आपने। अब ये 20 को आपने यूज करके आपने कहा चलो यार ये शॉर्ट टर्म लोन जो रनिंग फाइनेंस है इसको पे कर दो, डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये जो डेबिट हुआ तो लायबिलिटी कम हो गई, कम होगी तो इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, ये डेफर्ड ग्रांट आपने लायबिलिटी बनाई थी, अब आप इसको इनकम बनाने का सोच रहे थे, जब एसेट बनेगा उन्होंने कहा रहने दो, इसको भी खत्म करो, डेफर्ड ग्रांट को खत्म करके प्लांट को, पीपीई को ही, यानी कि एसेट में से ही नेट कर दो। चलो जी, ए भी गया, ए भी गया, ए गया, ये लोन कट हो गया, बचा क्या? सिर्फ ये पीपीई का क्रेडिट, ये भी खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है ना। समझ आई कोई थोड़ी सी? ओके, चलें छोड़ें इस बात को जी। 20 मिलियन का लोन था, अब 20 मिलियन की रीपेमेंट कर दी, तो लोन के ऊपर ये 20 मिलियन का इंटरेस्ट, अब इस लोन से ये इंटरेस्ट बचना शुरू हो गया। बचना तो यकम जनवरी से शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट ही 29 फरवरी तक ऐड किया है, तो इस सेविंग को भी 29 फरवरी तक ही माइनस कर लें, ठीक है। इनटू 12% इंटरेस्ट बच गया, लेकिन कितने मंथ्स? ये आया यकम जनवरी को, तो इससे ऑनवर्ड्स जी 0.4। अब किसी को ये नहीं 0.4 की समझ आई तो खैर है यार, आधा नंबर कट जाएगा इसका, एक नंबर है तो एक कट जाएगा, आगे कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं तक ही है जी। बोलो 3 पॉइंट
नहीं 2.84। ये जनाब आपका एसेट की कॉस्ट में ऐड होने जा रहा है, ठीक है। अब वो जिसने नहीं माइनस किया ये सेविंग को, तो कोई बात नहीं, वो नंबर कट गया। अब जो उठा के यहाँ पर, ये नहीं कि रुकना नहीं, यहाँ पे उठाकर लिखने के नंबर उसको मिलेंगे पूरे, ठीक है। कितना आ गया 2. अब ये हो गया 120, और अब इसमें से ये तो सब नहीं कर लेना था पर्चे के अंदर, जब वो कह रहा है एसेट में से डिडक्ट करो तो कर दिया डिडक्ट। कितना बच गया एसेट 102 अब ये 102.84 क्या है आपका एडिशन इन प्लांट है 102.84। वर्किंग का रेफरेंस दे देना, मैं नहीं दे रहा आज मैं सुस्ती कर रहा हूं। प्लांट तो पहले भी पढ़ा था जी, इसका मतलब फटाफट डेप्रिसिएशन ही निकाल लेनी, डेप्रिसिएशन स्टेप बाय स्टेप ही निकालते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स, अब वर्किंग नंबर 4 पे बात पहुंच गई है। वो मैं ना छोटी सब वर्किंग्स मैं वहां पे ही कर रहा हूँ, मेन वर्किंग्स मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने लगे जी। अब हम असल में ना इसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था वो वर्किंग 2 से ही निकल आया था, इसलिए अलग से निकालना नहीं पड़ा। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे अब किसके लिए निकालना पड़ रहा है, प्लांट। इसी तरह से व्हीकल का भी निकालना पड़ेगा, और अपना पुराना तरीका ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, ये इसीलिए पिछले सवाल में रिवाइज भी करा दिया था, ठीक है। अब ओपनिंग, अब जाके देखो है केड़ी बला, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्या है। तो जनाब प्लांट है 15 साल स्ट्रेट लाइन, यार 15 साल को कन्वर्ट करा दो यार 1/15, मेरे लिए जरा वर्किंग जगह बच जाएगी। कितना बनता है, मुश्किल सा बना तो फिर यही कर लेंगे 6.67%, को नहीं अड्डा, 2 ही है ना बस, खैर ये 15 ही करना है, 15 ही करना है जी। कॉस्ट बताएं जी, कॉस्ट ओपनिंग कॉस्ट 100, कोई डिस्पोजल इंटू 6.67%। जिसको ना समझ आए उसके लिए ये 1/15 किया है हमने, और जिसको ये तकलीफ हो वो 1/15 करके ये रेट ना लगाए, 180 डिवाइडेड बाय लाइफ कर ले। ओके डन जी। और अगली बात, यहां पर ये लिखो 15 साल या ये लिखो, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकाली, 5 साल लाइफ यूज करके 6.67% यूज करके, दोनों सही हैं। जो लिख दो, कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं कि मैंने ये ऐसे कन्वर्ट किया था, दोनों लिख दो चलेगा, ठीक है जी। 12 जी, 12 नहीं, अच्छा 12% समझा मैं जी। हो गई, डेप्रिसिएशन रेट लग गया, कितना आ गया जी 12। उसके बाद ऑन एडिशन, अब एक एडिशन हुआ है, एक ही एडिशन हुआ है, एक हो पर नेक हो, 102.84, 102.84 वर्किंग नंबर 3 में जाके निकला था। ये समझ आती है बात की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम जी। रेट वही, इसका भी वही होगा कि अलग है, चलो अलग है तो अच्छी बात है, अलग है तो फिर आप दोनों रेट्स लिख लेंगे या दोनों लाइन्स लिख लेंगे। जब बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग है प्लांट है, प्लांट के नीचे आओगे 15 साल ओपनिंग वालों का था, इसकी लाइफ कितनी बताई इसने 10 साल, तो आप लिखोगे 10 से 15, क्या लिखोगे 10 से 15। एंड पे लिखाता हूं, फिलहाल बताओ इसकी लाइफ 10 साल है या 10%, एक ही बात है। मैं तो ये 10%, मेरी जगह जरा बच जाती है वहां पे, ठीक है जी। कि करूं ऐसे ही लाइफ, करूं लाइफ से डिवाइड, नहीं करता, कहोगे तो मैं कहूंगा नहीं करता जी। हाँ नेक्स्ट, किस दिन एडिशन हुआ है, अवेलेबल फॉर सेल हुआ, अवेलेबल फॉर यूज हुआ है यकम अप्रैल मई जून, 3/12 जी। आगे कहीं पे राउंड किया अभी तक नहीं ना किया, तो इसको भी ना करो। 2.67 है एग्जैक्ट, वहां पे रुक गया तो फिर तो 57, अच्छा बस 2 काफी है, फिर वधी जा रहा है। तो अब मिलियन में चल रहे हो ना, तो मेरा मशवरा है 2 डेसिमल से आगे ना जाना, ठीक है 2 तक चले जाना फिर भी, क्योंकि 0.03 लेट से आ गया, क्या करोगे 0 कर दोगे, सही है ना। तो इसलिए 2 डेसिमल तक यूज कर लिया करो, 3 फिर कर लेना अगर इससे भी नीचे फिगर हो तो। कोई डिस्पोजल है जी 14 अब ये देखो, मैं ये कह रहा था कि जो 14.57 लिखा है
ये दो रेट्स से कैलकुलेट हुआ है। पहली बात तो कॉस्ट मॉडल लिखोगे, सर ट्रेड लाइन भी लिख लोगे। अब जिसने ईयर्स लिखने हैं वो यूं लिखेगा, देखना जरा 10 to 15 ईयर्स, ये कह रहा था मैं। क्यों? पुराना जो प्लांट वगैरह पड़े थे वो 15 साल के हिसाब से डेप्सिट हो रहे थे, जो नया आया है वो 10, तो दोनों लिख लो 10 to 15 ईयर्स। और जिन्होंने रेट्स लिखने हैं मेरी तरह ये लिख सकते हैं ना, जिन्होंने रेट्स लिखने हैं वो लिखेंगे 6.67% to 10%। ठीक है, दोनों लिखे। ये मैं कह रहा था भाई, ये मैं कह रहा था भाई मेरे, ये मैं कह रहा था। समझ आई? नहीं समझ आई? उस वक्त तुमने देखा नहीं जब मैं ये काम कर रहा था, जिस पे परेशान हुए थे। समझ आई है? ये नहीं आई क्योंकि तुमने देखा ही नहीं, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम। मैंने कहा कि ये जो ओपनिंग प्लांट पड़ा था ये डेप्रिशिएट हुआ है 15 साल के हिसाब से, और जो नया प्लांट आया है वो 10 साल के हिसाब से हुआ है। तो दोनों लाइफ्स लिख लो, यहाँ पे लिखो 10 से 15, या मेरी तरह लिख लो 6.67 से 10% जो मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, ये मैं अर्ज कर रहा था। समझ आई बात की? आप शुरू कर दो लिखना। और तुमसे नहीं पूछ रहा यार, जिससे मसला था, जिसकी शक्ल देख के मैं इधर आया था कि यार बस रोक दी थी बात और मैंने कहा था वहाँ समझाऊंगा, उसी को कह रहा हूँ। जी बेटा ओहो ये तो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कोई रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं है तो 282.18 की तरह बोलना, 282.84 और बस व्हीकल रह गया, जल्दी करो फिर क्लास ख़त्म करें, इस पार्ट को ख़त्म करें जी। वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर, फिर क्या करें हम भाई? अच्छा एक बात बताऊं, अब तो आखिरी क्लास है, नहीं एक बतानी है। डिस्पोजल अगर एसिड का हो रहा है, बड़ी दफ़ा बताया आपको ये मैंने पीपी का नोट बनाते हुए, लेकिन आज आखिरी बार भी सुन लो जाते जाते। अगर डिस्पोजल हो रहा है और सवाल कर रहे हो आप पीपीई के नोट का, तो आपको क्या चाहिए? कैश चाहिए, सेल प्रोसीड्स, गेन लॉस चाहिए, तो बस कैश और अक्यूमुलेटेड कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सवाल में कैश हो या ना हो, सवाल में पीएनएल भी निकालने की जरूरत। हाँ, FR2 में जाके कंपनीज एक्ट का एक डिस्क्लोजर है जिसका नाम है डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स बनाना, उसमें आपको गेन लिखना पड़ता है, सेल प्रोसीड लिखनी पड़ती हैं, वो और भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन वो IAS 16 का नोट नहीं है। IAS 16 ने ऐसा कोई नोट नहीं मांगा कि डिटेल ऑफ डिस्पोजल बताओ। तो जस्ट दो चीज़ें हमें चाहिए, यानी मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ना जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पूरी क्या बनती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एक व्हीकल है, व्हीकल क्रेडिट। ठीक है, अब ये कैश में क्यों लिखूं, गेन लॉस में क्यों निकालूं? मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए। तो पर्चे में वक्त बचाना है। ठीक है, ये बहुत आसान एडजस्टमेंट है, आप बेशक घर पे इसको पूरा कर लेना, शायद सोल्यूशन में हुई भी पड़ी हो, पूरी जर्नल एंट्री शायद पूरी हुई भी पड़ी हो, देख लो जरा, बाद में देख लेना, लेकिन वो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक देख लेना। बट मैं आपको क्या मशवरा दे रहा हूँ कि आपने जस्ट ये दो फिगर्स ढूंढनी है। ढूंढनी क्या है? सामने पड़ी है एक तो, वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एज स्क्रैप ऑफ 1 मिलियन। दफ़ा मारो, मेरे सवाल के लिए दफ़ा मारो। हाँ, अगर पीएनएल के बना रहा हूँ एक्सट्रैक्ट्स कह दे तो फिर मुझे ये कैश चाहिए, क्योंकि फिर मैंने गेन लॉस निकालना है और गेन लॉस पीएनएल के अंदर जाना होता है। लेकिन मैं तो पीएनएल नहीं बना रहा, मेरा रिक्वायरमेंट है पीपी का नोट। अगले सवाल मैंने एक्सट्रैक्ट्स रखा हुआ है, इसीलिए बस आखिरी सवाल, इसके बाद यशी। ठीक है, वो इससे बहुत छोटा सवाल है। अच्छा, द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 18, पुरानी बात है, हम इस वक्त खड़े हैं 30 जून 20 पर, तो यकम जनवरी 20 पर साल के एन दरमियान में फुड़क गया ये सिर्फ अकोमोडेशन के लिए ज़रूरत है मुझे। ठीक है, ये कितने साल गुजार चुका है? पूरे 2 साल बाद हैं, ऐसे जैसे इंजन ने कोई डेट टाइमर लगाया हुआ था। यकम जनवरी 18 से यकम जनवरी 19 से यकम जनवरी 20, पूरे 2 साल बाद फारिग हो गया, ये सीज मार गया। लेकिन इसकी अच्छा, व्हीकल हमने एक्वायर किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 2500, 2.5 मिलियन। 40% इसका एट्रीब्यूटेबल है टू, लो जी मुझे व्हीकल की कॉस्ट मिल गई 2.5 का 40%, कितना? 1। ठीक है, ये 1 मिलियन जो है ये मुझे चाहिए था,
ये मैं लिख दूंगा जाके एसेट के कॉलम के अंदर, एसेट वाली साइड को ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाली जगह पर डिस्पोजल की आगे माइनस। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये कॉस्ट निकल आई है, अब बोलो इस कॉस्ट को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, सिंपल। आगे तो वो कह रहे हैं ना नया है, इससे आगे तो नया है, फिलहाल नए को बाद में करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इधर देखो ये क्या है, रिप्लेस्ड, एक्सचेंज तो है नहीं, तो इसको फारिग कराओ फिलहाल, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहीं पे और लिखा नहीं हुआ तो सब के लिए ही फिर 20% है, ठीक है। अब थोड़ा सा मसला क्या है, थोड़ा सा मसला ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, ऐसा ही है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मुझे थोड़ी सी वर्किंग डिटेल्ड करनी पड़ जानी है। सब वर्किंग ही चलेगी ना, ये सब वर्किंग है या मेन वर्किंग करें, मेन कर लें, ठीक है जी। चलें फिर, ये मैंने डायरेक्ट, ये भी फिर शो करना पड़ेगा। नंबर 5, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट, बल्कि यूं करते हैं, इसी के अंदर ही कॉस्ट भी निकल आएगी। वर्किंग 5, डेट, डिस्क्रिप्शन और इंजन, व्हीकल नहीं पूरा लिखना, उसका इंजन हुआ खराब जी। कब खरीदा था, 1 जनवरी 2020 पे। अब देखो सिर्फ इंजन की कॉस्ट चाहिए कितनी, मैं वही बताता हूँ, 2.5 इंटू 40% जी। 18 में खरीदा, अच्छा ले जी, ठीक है। ये मैंने क्या किया भाई, कॉस्ट सिर्फ किसकी निकाल दी, इंजन। अब यही मुझे चाहिए थी जिसको मैंने यहां से डिस्पोजल में माइनस करना, इसके साथ भी वर्किंग 5 रेफर कर देना, मैंने कहा क्या अब अलग वर्किंग बनानी, समझ आई। कॉस्ट है व्हीकल की, अभी बता के आया हूं। अब इसको डेप्रिशिएट करें तो 30 जून 2018 आएगा, पहला साल का एंड। 1 को डेप्रिशिएट करोगे 20% है, रेट 20% है ना, सवाल तो सामने रख लो, इंटू 6/12, पॉइंट कितना, 0.1, 0.9, बुक वैल्यू आ गई। 30 जून 19 आया है जी इसकी ज़िंदगी में, बिल्कुल आया। तो 0.9 को 20% करो पूरा साल, 0.18, बुक वैल्यू 0. अब 30 जून 2019 पर यह बुक वैल्यू है। आपस की गल है, एड्डी खुली खुली वर्किंग की है, डेप्रिसिएशन की जगह ही नहीं बची बाद में वर्किंग की, चले खैर जी। अब उसके बाद 31 दिसंबर या 1 जनवरी लिख दूं, 1 जनवरी 20 पर ये धुआं मार गया, तो 0.72 इंटू 20% इंटू एंड 6 महीने बाद 0.07 ही कर लो, अब 2 डेसिमल काफ़ी है जी। बुक वैल्यू 0. लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे तो इस दिन खड़े होकर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए थी, तो मैं 1 माइनस 0.65 करूंगा तो 0.35 आ। क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं तुमने, अब बस क्या रह गया जी, क्या गलत लिखा, अच्छा सॉरी। अब देखो ऐसी गलतियां भी पर्चे में हो जाती हैं मैं ये बता रहा था सॉरी, ये मुझसे गलती हुई है। अच्छा अच्छा, इस गलती के नंबर वो काट लेता है, लेकिन मुझे लगता है तरस खाना चाहिए। लो भाई, उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, अब जाहिर है इंजन तो चलाना है। कहता है सिमिलर कैपेसिटी का इंजन तो अवेलेबल था 1200 का, यानी 1.2 का, लेकिन हमने 1 जनवरी पे जो इंजन नया लगाया 1.8 वाला लगाया, तो ठीक है इसको दफा मारो, फिर जो लगाया वही एडिशन है आपका, यहीं पर एडिशन है, ठीक है। तो कितना जी, 1.8। अब बस रह गया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन का काम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नंबर 6 पे आ गई वर्किंग। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जनाब
किसका भला? व्हीकल का, प्लांट। तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, अब डिस्पोजल आ गया, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालनी पड़ेगी पहले आपको, ये दोनों का डिफरेंस देखना जरा भाई, इधर देखना, फिर बाद में तो लबना कुछ नहीं। 8.8 माइनस 4.4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई, इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ये ओपनिंग बुक वैल्यू होती थी, याद है, लाल रंग से लिखते थे, 1 जुलाई 2019, यही है ना हमारा ओपनिंग डेट। तो 1 जुलाई 19, ये ऐसे हम शुरू में लिखा करते थे। ये है वो फिगर जो हमें चाहिए होती थी। डिटेल वर्किंग इसलिए भी जरूरी है, ठीक है। तो माइनस 4.8, अच्छा, माइनस 0.75। अब रिमेनिंग पे लगा दो 20%। अच्छा सॉरी, 72 जी, वो लाल वाली फिगर यहां से नजर आ रही मुझे जी। कितना? 0.82। उसके बाद ऑन एडिशन, वो 1.8 का नया लाए हैं इंजन। अब अगली बात, इस इंजन की डेप्रिसिएशन का क्या करें? देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, तो जिंदगी आसान है, फिर तो जिंदगी आसान है। इसी 20% बाकी जो बुक वैल्यू बची होगी बस ट्रक की, उसके ऊपर भी लग जाना, और ये कॉस्ट आ गई, उस पर भी लग जाएगा। तो जिंदगी अगेन आसान ही निकली। 1.8 इंटू 20% इंटू किस दिन आया है? 1 जनवरी को लगाया हमने, ये अगले दिन हमने, उसी दिन हमने नया इंजन जाकर रखवा ली। जाहिर है काम की चीज़ है हमारी भाई, ठीक है। नहीं नजर आ रहा? दिखाऊं ये लाइन है, तुम आज स्लो चल रहे हो जरा। ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस्ड ऑन 1 जनवरी 20 विद अ हायर कैपेसिटी इंजन ऑफ 1.8। तो ये उसकी एडिशन हो गया ना उसमें, तो इसकी डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस 20%, लेकिन पहले साल में तो वो कॉस्ट पे ही लगना है। पुरानी जो एसेट की बुक वैल्यू होगी उस पर भी 20% लगना है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, और नया जो पार्ट ऐड हुआ है उस पर कॉस्ट का पहला साल है, उस पर भी 20% लगना है। गॉट इट जी? 0.18। और तो और अभी एक और भी रहता था, ऑन डिस्पोजल। इसके लिए वर्किंग 5 को रेफर करें, ये करते होते थे, याद है। ये इस साल के अंदर 0.07 की डेप्रिसिएशन इसकी हुई थी जी। 1.07, ये तो इधर आना है 1.07, ठीक हो गया जी। हाँ जी, 9.6, 4.72, 4.88, कॉस्ट मॉडल 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पार्ट क्लोज कर दें, इसको पूरे को फ्रेम में लें और पार्ट क्लोज कर दें, पूरे को फ्रेम में लें, सवाल को एक दफ़ा। ओके, बंद कर दें।